हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से प्रयागराज से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। जैसे आपके बीच सन पहुंच चुका है, जैसे आपके बीच सोलर सिस्टम पहुंच चुका है, जैसे आपके बीच पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहुंच चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से हर एक चीज पहुंचाने का प्रयास किया। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं, पृथ्वी से ही संबंधित है और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से लेक्चर देख रहे होंगे, ले रहे होंगे और ठंडी का भी आनंद उठा रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ठंडी में आपके पास, आपके रूम, आपके ही मोबाइल में कोई लेक्चर बेहतरीन आ जाए तो आपका दिन वैसे भी शुभ हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल लाइनों के साथ, जिन्हें हम कहते हैं ऊर्जावान लाइन के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी तुरंत लिखा है कि यहाँ पर लिखा है तैयारी। आपकी तैयारी जितनी मजबूत होती है, मतलब अब आप ये ना सोचे कि आरओ का फॉर्म अभी आएगा कि कल आएगा कि अगले माह आएगा, मत सोचिए। मैं कहती हूँ अभी से इसी वक्त से तुरंत लग जाइए। अगर आरओ को आप बिल्कुल टारगेट करके रखे हैं, ठीक है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। मुकेश अंबानी ऐसे एक दिन में इतने बड़े अंबानी नहीं बन गए कि आज सबकी जुबान पर आता है कि अमीर हो तो मुकेश अंबानी जैसा, ऐसे नहीं बन गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके पहनावे पर उनको देखिए, कभी मतलब सभी लोग जानते होंगे उनके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता है, अगर नॉर्मल आप देख लेंगे कि ये हाँ वही मुकेश अंबानी है क्या, जो बड़े अमीर कहे जाते हैं, जो अमीरों में मतलब गिनती में आते हैं कि हाँ ये अमीर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। आप तैयारी, मतलब आप जितनी मजबूती से, जितनी मजबूत तैयारी करेंगे, एकदम कहते हैं चारों तरफ से अपनी पढ़ाई को घेर लो कि उसको उस गोले से या उस केंद्र से बाहर जाने ही ना दो। एक केंद्र बनाओ और इसके अंदर यहाँ पर पढ़ाई रखो, इससे बाहर ये जा ही ना पाए। यहाँ तक जाए तो क्या लिखे, संविधान, यहाँ जाए तो ये इतिहास, यहाँ जाए तो साइंस, यहाँ लिखे तो ज्योग्राफी, मतलब ये सारा इसी गोले के अंदर आपके अंदर पैक हो जाए। और फिर देखिए आपके अंदर आपके जज्बे को, जुनून को कैसे ये तैयारी एकदम सफलता की बिल्कुल करीब ले जाके खड़ी कर देगी। और जैसे ही फॉर्म आएगा, आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे और जितनी जल्दी एग्जाम होगा, आप खट से एक ही बार में निकालेंगे और वो झंडा लहराएंगे जिसका बरसों से इंतजार है आपका। आइए, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है। धीरे धीरे हमारा जो सदस्य परिवार है, जो हमारे सदस्य हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ने की श्रेणी में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्यार लाड दुलार दे रहे हैं, इसी कारण हो रहा है। आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचना। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वायुमंडल, जैसे कोई भी एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपका कोई भी एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, उसमें स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, जैव मंडल होगा, ठीक है ना। तो इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं, जैसे मैंने बताया क्षोभ या ट्रेपोस्फेयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल या मीसोस्फेयर, आयन मंडल या आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल या इसी को वायुमंडल, कई दो नाम से, तो इसको एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कहाँ कौन कौन से होंगे, कहाँ से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कहाँ से हमारे एरोप्लेन जाते हैं, कहाँ से मौसम हमारे आसपास आता है, कहाँ से हम लोग कहाँ पर उल्का पिंड आएंगे, कहाँ से हमारे रॉकेट या उपग्रह संचार वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए बताते हैं, और कहाँ से हमारे बीच वो जो रेडियो तरंगे आती हैं वो कहाँ से आती है, सबकी बात एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास लेना बिल्कुल भी आप ना भूलें। ये जैसे मैंने आप सभी को बता रखा है, तो ये ट्रिक छोड़ो, बेसिक को मजबूत करो, ठीक है ना। आग लगाने वाला आप सभी लोगों के बीच ये वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल कैसे होगा, देखिए
जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जैसे हमने बताया पृथ्वी वायुमंडल है, तो यहाँ पर कहा गया पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रक्तहीन, मतलब रक्तहीन का मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों का मिश्रण है और ये विशाल आवरण पर है। ये 100-200 किलोमीटर पे नहीं है, बहुत ढेर सारे किलोमीटर से पृथ्वी को क्या कर रखा है, आवरण कर रखा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। देखिए किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। देखिए हर किसी का अलग अलग वायुमंडल है, मतलब हर किसी का होगा, पृथ्वी है तो पृथ्वी का अलग होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ, यहाँ जैसे ये बात कहेगी चारों ओर आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो आपकी विभिन्न किसी भी ग्रह के चारों जितनी भी गैसें होंगी तो उसका आवरण कर रखी ना, उसको उस ग्रह को एकदम अंदर पैक कर दिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक पृथ्वी ऐसा हमारा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और पृथ्वी के साथ साथ कौन सा है, तो आप कहेंगे अब मंगल ग्रह, एक दूसरा ग्रह ऐसा आ रहा है निकल करके कि मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह में भी जीवन की संभावनाएं हैं या जीवन संभव है वहां पर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए कहा गया है कि वायुमंडल की, यहां पर कहा गया है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। जैसे वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोलॉजी इसी को कहते हैं। निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, मतलब मेट्रोलॉजी कहते हैं। इन्हें याद करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। क्यों याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे आपका वो यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ हो, यहाँ पर ये खास करके पूछे जाते हैं। वनडे लेवल में इतना अंदर तक नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो वनडे लेवल के लिए देख रहे हैं वो नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आपके दिमाग में है ये बात तो फिर रख लेंगे, ठीक है। वायु विज्ञान, ऊपरी वाली परत को वायु विज्ञान कहते हैं और निचली वाली परत को ऋतु विज्ञान कहते हैं, मतलब एरोलॉजी कहते हैं और मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब आपके बीच कोई मानचित्र या कोई संगठक या कोई ऐसा चित्र रखा जाता है जो आपके मन को लुभाता हो, अगर कोई चीज आपको लुभाती है तो वो याद रहता है, ठीक है ना। किसी लड़कियों को किसी लड़की के प्रति अगर लुभावन हो गया है तो वो याद रहती कि अच्छा वो वाली ड्रेस वो पहनी थी, अच्छा इस कलर की, मतलब वो सारी चीजें याद रहती। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ लुभावनपन आता है ना। जब लुभावनपन आता है मतलब इसलिए ये डायग्राम दिखाए जाते हैं कि आप इस पर फोकस करें। देखिए यहाँ पर जितना ये वाइट दिखाया गया है, मतलब इस सब में पूरी क्या है, नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। और जितना ये आपका ब्लू दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत कम हो गया, तो कितना है 21%, ठीक है ना। कितना है 21%। उसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इसके बाद ये कौन सा है, तो आप कहेंगे ये आपका आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हमारे यहाँ आर्गन है। क्या है, आर्गन है, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो अक्सर एग्जाम में हमारे पूछा जाता है कि कितना है, तो 0.03% है। कितना है, 0.03% है, ठीक है। और 0.04% पर अन्य या अदर गैसें हैं, अन्य सभी गैसें हैं। तो अच्छा कोई बता सकता है अन्य या अदर गैसों में क्या आता है। देखिए हर जगह आप कहीं पर भी देखें, अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था 12 जून 2022 को, उसमें ये प्रश्न आया था आपका, आप पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन आपका 21 कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। कितना कर लें, जैसे यहाँ पर 21 दिया ही गया है क्योंकि 95 है। आर्गन आपकी कितनी है, तो देखिए आर्गन आया आपका, आर्गन 0.93। मैंने यहाँ पर भी बताया कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक आपका
आपकी आर्गन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्रम में लगाना होगा तो सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन, फिर आपकी ऑक्सीजन, फिर आपकी आर्गन, फिर उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी इतने में है, बाकी जितनी गैसें हैं इतने में है, ठीक है। तो आइए हम सारी गैसों की बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए पहले नंबर पर जैसे नाइट्रोजन है, दूसरे पर ऑक्सीजन है, तीसरे पर आर्गन है, चौथे पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। टोटल 8 गैसें पाई जाती। कितनी गैसें पाई जाती? 8 गैसें, ठीक है ना, 8। तो आपको यहाँ 4 बताई गई, 4 और हम बता देते हैं वो अदर में आएंगे, ठीक है ना, अदर में। लेकिन कभी कभी पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। आप तो 4 ही याद करें, इसके अलावा आप क्या सोचेंगे अन्य गैसों में क्या आएगा? तो कुछ भी हो सकती है, तो फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बताएं। चलिए लिख लीजिएगा। तो आपकी नियॉन आती है, नियॉन, ठीक है। और फिर हीलियम आती है। कौन सी? हीलियम आती है। हीलियम के बाद फिर कौन सी आएगी? क्रिप्टॉन आएगी, क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन आएगी। क्रिप्टॉन के बाद जेनान आती है। कौन सी आती है? जेनान आती है। और जेनान के बाद कौन सी आती है? आपकी हाइड्रोजन भी यहाँ पर थोड़ी सी पाई जाती है। इसको लिख लें अगर, इतना हाइड्रोजन भी पाई जाती। कभी कभी कि हाइड्रोजन वायुमंडल में मिलता है कि नहीं मिलता, ये पूछ लिया, तो मिलता है, थोड़ा सा तो मिलता है। कितना मिलता है आपका? तो 1 2 3 4, तो कितना मिलता है हाइड्रोजन? 0.00005% मिलती है, ठीक है। कितना मिलता है? 0.00005% मिलती है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि 0.4% में अदर सभी हैं, तो ये सारी की सारी आप याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ये मैंने क्रम से ही लिखवाई है। सबसे कम आपकी हाइड्रोजन ही मिलती है, जो अब कितनी हो जाएंगी, तो फिर आपकी, आप कहेंगे कि 9 गैसें हो गई। कितनी हो गई? 9 गैसें हो गई। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन, फिर आपकी कौन सी आएगी? ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर आपकी, आप क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, फिर नियॉन कहेंगे, फिर हीलियम कहेंगे, फिर क्रिप्टॉन कहेंगे, फिर जेनान कहेंगे, फिर हाइड्रोजन कहेंगे। इतना आपको याद नहीं करना, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। क्या करना है? दिमाग में। आइए अगला देखते हैं। और क्योंकि ये देखिए आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी की बात आयोग ज्यादा मानता है, तो वहीं से ये चित्र निकाला गया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये एक एक की बात करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, चलिए वो नाइट्रोजन नहीं, ये एक्चुअली 2 बार कैसे लगा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है। याद सभी रखेंगे। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। आपने देखा ना 78%, 78.8% है, ठीक है ना। अगर आप मोटा मोटा कहना चाहेंगे तो 79 कह सकते हैं, ठीक है, 79 कह सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात कही, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो हमारे ये पेड़ पौधे जब उगने लगते हैं, देखिए मैंने इसलिए वो मानचित्र लगाए हैं आपके सामने, वो डायग्राम का प्रयोग किया है कि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी बातें बैठती जाए। तो नाइट्रोजन क्या होता है? इनको प्रोटीन देता है। जैसे ये देखिए छोटे छोटे से पौधे जब जैसे निकलना शुरू होते हैं, जैसे हवा में लहराते हैं, तो वहां पर क्या होता है? ये प्रोटीन का काम करती है, ठीक है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलाने से रोकती है। देखिए नाइट्रोजन गैस जो है वो आग जैसे लगी होती, अगर वहां नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा उसको बुझाने में काम करेगी, ठीक है, रोकने से, फैलने से रोकने में ये सहायक होती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। अब भाई प्रमुख घटक तो होगा ही, 78% जो है, ठीक है, प्रमुख घटक है। आइए दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवन दायिनी, जैसे अपना चैनल नाम है ज्ञान दायिनी, उसी तरह
ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी है। आप सभी जानते हैं अगर हम सभी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा, ठीक है ना। जिस दिन ऑक्सीजन की जरा सी भी कमी होती है लोग फड़फड़ाने लगते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में आप सभी लोगों ने देखा इसका कितना महत्व बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं अपने आसपास पेड़ पौधों का प्रयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लगाएं, साल में 2-3 पेड़ पौधे तो लगाना ही सिर्फ कर्तव्य ना, उनको अधिकार बनाए कि उन्हें बड़ा करना है। लगा तो बहुत लोग देखते हैं, फोटो खिंचाने के लिए एक पेड़ के पीछे कम से कम 10 लोग फोटो खिंचा लेते हैं कि मैंने लगाया, और वो 10 दिन के बाद पेड़ मुरझाया हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करें। अगर आप लगा रहे हैं तो सच्चाई के साथ एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन उससे बड़ा करें, ठीक है ना। तभी जब पुराने जमाने या कहें हमारे दादा परदादा या हमारे कहें पापा लोग, जब पेड़ पौधों को काटा जाता तो उन्हें बड़ा दुख होता है, कहते हैं पुरखों से चला आ रहा था ये पेड़, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पाला पोसा है उसे। तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है ये कैसी गैस है, जीवन दायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन आपके वातावरण के आसपास अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप आग नहीं जला सकते हैं। सोचिए ऑक्सीजन ही हमें क्या देती है, जीवन देती है, और ऑक्सीजन ही आग जलाने में काम आती है। और ठंड है, अगर आपके आसपास वातावरण में ऑक्सीजन न हो तो आप आग कैसे जलाएंगे, आप आग जला ही नहीं सकते ऑक्सीजन नहीं होगी तो, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रहेंगे। अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, ये हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आइए आर्गन गैस, तीसरे नंबर पर कौन आती है, आपकी आर्गन गैस। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरण जैसे हमारे बल्ब हो गए, हमारी जैसे ट्यूबलाइट हो गई, इनमें आर्गन डाला जाता है, ठीक है ना। आर्गन का प्रयोग इनमें किया जाता है, आदि में किया जाता है। बल्ब और ट्यूबलाइट में आप याद रखेंगे जो हमारे विद्युत उपकरण है इनमें हमें आर्गन का प्रयोग, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। देखिए जो गैस अगर हल्की होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, और जो भारी होगी वो हमारे वायुमंडल में निचले परत में, मतलब हमारी पृथ्वी के आसपास ही पाई जाएगी। निचली परत मतलब क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। भाई हमारे जो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे पेड़ पौधे, तभी तो हम लोग जी रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगर पेड़ पौधे न रहे, ऑक्सीजन न रहे तो हम लोग रह सकते हैं नहीं, जीवन दायिनी हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑक्सीजन को जीवन दायिनी कहा गया है, ठीक है ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के, इसमें क्या होता है के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार भी है, ठीक है। क्या है, जिम्मेदार है। ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप रट लें एकदम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव डालती है, ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव डालती है, सबसे अधिक जिम्मेदार है। हाइड्रोजन गैस, बात आई हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस कैसी होगी, हाइड्रोजन गैस मैंने कहा ये बहुत ही कम मात्रा में, मैंने इसके विषय में बताया कि ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कितना बताया था मैंने, तो आपको बताया मैंने 0.00005% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। अब ये इतनी हल्की गैस है तो ये कहाँ होगी, हमारे ऊपरी वाली परतों पर होगी, ठीक है। कहाँ होगी, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आपकी हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक की पूरी कहानी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब उसके बाद जो है मेन तो वही है। ठीक है, और आप जैसे कहेंगे कि आपने आर्गन बताया, हाइड्रोजन बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताई, नाइट्रोजन बताया, जो बाकी आप गैसें बची हैं 5 गैसें तो मैंने बता दी, तो उनमें इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। जैसे आपकी क्रिप्टॉन हो गई, जेनॉन हो गई, तो आप इन्हें ऐसे नॉर्मली याद कर सकते हैं। नियोन हो गई, ठीक है, तो ये हीलियम हो गई, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी बची 4। ठीक है, आइए हमारा पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, हमारा पृथ्वी नहीं हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीवमंडल होगा, जीवमंडल में कहाँ है? हम लोग हैं। जलमंडल होगा, जलमंडल में मतलब समुद्र वगैरह आते हैं। स्थल मंडल में भी हम लोग हैं। कौन है स्थल मंडल में? स्थल मंडल है, और ये वायुमंडल है। ठीक है, सब जगह हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर कौन है? हम ही लोग हैं ना। तो पृथ्वी पर ये सब पृथ्वी के चारों आवरण है। ठीक है ना, क्या है? चारों आवरण है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। यह सॉलिड अर्थ है जिसपे हम लोग खड़े हैं, जिस पर हम लोग बैठते हैं, लेटते हैं, ये क्या है? सॉलिड अर्थ है। ये एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल, ये कैसा है? गैसीय है या एयर कह सकते हैं। ठीक है, आपका बायोस्फीयर जिसे हम लोग देखिए ऑल लाइफ, सभी लाइफ यहाँ जीवमंडल पे है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। ऑल वाटर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग तो पानी ही पाया जाता है। ठीक है ना, कितना? 71% पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें नीली दिखाई देती है। चलिए, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। वायुमंडल की संरचना देखिए, वायुमंडल की संरचना सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, फिर समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, फिर मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं, फिर आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, फिर वायुमंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक, कितनी परतें? टोटल 5 परतें। ओनली 5 परतें हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कितनी है? 5 परतें। देखिए, अब मैंने इनको सूर्य की तरह दिखाया। कैसे? ये सूर्य नहीं, पृथ्वी से मैंने दिखाई। ये आपकी क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। तो पहली लेयर कौन सी है? तो मैंने कहा आपको ट्रोपोस्फीयर, इसे हिंदी में क्षोभ मंडल। दूसरी लेयर कौन सी है? तो मैंने कहा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। तीसरी लेयर कौन सी है? तो मैंने कहा मेसोस्फीयर, मतलब मध्य मंडल। चौथी लेयर कौन सी है? तो मैंने कहा थर्मोस्फीयर। कौन सी होगी? थर्मोस्फीयर, मतलब आयन मंडल। ठीक है, और 5वीं आपकी कौन सी होगी? जो एकदम वायुमंडल, जो एकदम बाहरी मंडल हो जाती है, तो आप कहेंगे एक्सोस्फीयर। देखिए कैसे याद करें इनको, हमें तो याद ही नहीं हो रही। मतलब आप सभी लोग बोल सकते हैं एग्जाम हॉल में जब भी आती है तो मुझे बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 5 परतें कैसे याद की जाएं। ठीक है ना, आप सभी को हो जाता है। तो क्या होगा? TSM, फिर T, और फिर उसके बाद E। ठीक है, तो क्या होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। कैसे? तो मध्य में कौन सा है? मध्य मंडल है, 2 ऊपर 2 नीचे, 5 ही है ना। तो मध्य में कौन सा है? मध्य मंडल है। तो एक तो क्लियर कर लो भाई, मध्य में कौन सा है? हमारा मध्य मंडल है। और सबसे नीचे कौन सा होगा? तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। और समताप में सब कुछ समताप, देखिए इसका नाम ही है समताप, मतलब सब कुछ समान रहता है। यहाँ पर आयतन घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है ना, कुछ स्तर के बाद फिर यहाँ बढ़ना शुरू होता है। तो क्या होगा? समताप मंडल। मध्य आपको याद ही हो गया कि बीच में। फिर उसके ऊपर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे मध्य के बाद आयन आएगा, फिर वाय हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए आपको मैंने हिंदी में भी बता दिया, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के
एकदम नजदीक पास से ही है। फिर उसके बाद समताप मंडल आती है, फिर उसके बाद मध्य मंडल आती है, फिर उसके बाद इसी को देखिए कहीं कहीं पर ताप मंडल कह देते हैं, ठीक है ना, थर्मोस्फीयर, इसलिए वहां पर क्या लिखा था, थर्मोस्फीयर लिखा था, ठीक है। इसी को ताप मंडल कह देते हैं और इसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये 5 परतें हैं, क्रम से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर जो 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 85, 600 और सबसे बाहरी आपकी जो एक्सपोस्फीयर है वो कहाँ तक जाती, 1000 किलोमीटर के ऊपर चली जाती है और ये अंतरिक्ष में इतना फैल जाती है कि इसके आगे फिर कोई भी मंडल ढूंढने की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो इनकी एक एक करके हम बात करते हैं। आइए भाई देखिए आपके लिए एकदम हर एक चीज प्रयोग की गई है। आइए ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। देखिए क्षोभ मंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए मैंने क्या किया, एकदम पृथ्वी से सटा करके लगाया ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है इसलिए मैंने ये सब लगाया है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, ये मान लीजिएगा ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कहां चला गया, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होती है। कितनी, 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, याद रखना ये पॉइंट। और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। कितनी है, 18 किलोमीटर होती है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, ठीक है। क्षोभ मंडल में कितनी होती, तो आप कहेंगे 1 मिनट समय दीजिएगा बस। ठीक है, मुझे लगा था कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिए हैं उन्होंने, इसलिए मैं वही देखने लगी। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर आपकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि सतह से लगभग कितनी 18 थी, कितनी थी 18 थी, और बल्कि 18 नहीं इसको 13 लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कितना होगा, 13, ठीक है, क्योंकि विषुवत सबसे ज्यादा 18 कहां पर, विषुवत रेखा पर होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि यहीं पर बनते हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है, बिजली का कड़कना, बादल आना, ये सारे कहां पर होते हैं, यहीं पर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके बीच क्या क्या होता है, सारे जैसे बादल, कुहरा, ओला, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश, मतलब वही आपके जैसे इंद्रधनुष वगैरह सब यहीं पर बनते हैं। कहां पर, क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, किलोमीटर नहीं है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, गिर जाता है। मतलब अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर गए और उसके बाद 165 गए और यहाँ पर नीचे आपका तापमान था 32, तो यहाँ पर घट के कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अभी हम बताते हैं संवहन मंडल क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आया कि आंधी तूफान, इंद्रधनुष, बादल का बनना, तो क्या वो बादल बनेंगे तो बारिश भी होगी भाई, तो इसीलिए मैंने छतरी का प्रयोग कर दिया। ये आपका क्या है, इंद्रधनुष है। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये सातों कलर इंद्रधनुष के हैं और इसीलिए इंद्रधनुष का प्रयोग किया गया है। वैसे यहाँ पर मैं इंद्रधनुष लगाती तो और आपको अच्छा लगता, बट यहाँ पर वो आ नहीं रहा था, चित्र थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है। देखिए इसे संवहन मंडल क्यों कहा जाता है, क्या कोई बता सकता है कि आपने क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन एवं संवहन द्वारा होता है। विकिरण संचालन एवं संवहन की प्रक्रिया के द्वारा होता है क्या, गर्म और शीतल होना। तो इसी मंडल को इसीलिए क्या कह दिया जाता है, संवहन मंडल कह दिया जाता है। संवहनी क्रियाओं के द्वारा होता है इसलिए, ठीक है। आइए देखिए क्या आया आपका, समताप मंडल आया। क्या आया, समताप मंडल आया, ठीक है। आइए देखते हैं समताप मंडल में क्या क्या है।
समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। देखिए, जब लगभग समान तापमान रहेगा तभी हमारे जो ये जैसे मैंने दिखाया, क्या दिखाया मैंने कि आपका एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है ना, वायुमंडल पर उड़ाए जाते हैं, क्या वायुयान आपके उड़ाए जाते हैं। अगर यहाँ पर आंधी तूफान आएगा तो इनका बैलेंस तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, इनका बैलेंस आपका बन ही नहीं पाएगा और ये पता नहीं कब कहाँ ना विस्फोट इनमें हो जाए। इसलिए ये कहाँ से उड़ाए जाते हैं, आपके समताप मंडल से उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो समताप मंडल की धरती से ऊंचाई मतलब पृथ्वी से ऊंचाई, मतलब पहले 18 तक तो कौन था आपका क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के ऊपर, जो क्षोभ मंडल के ऊपर जाएगा समताप मंडल, तो ये क्या हो, कहां तक चला जाएगा, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। 18 तक तो क्या था आपका क्षोभ मंडल, 18 के ऊपर 50 तक कौन जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल होता है, ठीक है। समताप मंडल मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे आंधी, बादल, गरज, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो तो सारी क्षोभ मंडल पे होती हैं, ठीक है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान तापमंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको कंफ्यूजन होता है ना कि ओजोन परत कहां पर होगी, तो आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई, मतलब ओजोन परत की मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका खूब प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। देखिए यहाँ पर ज्यादा पोर्शन आपका नीला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 31% आपका क्या है, जल है। अगला समताप मंडल। देखिए समताप मंडल तो हो गया आपका। मध्य मंडल क्या होगा, मध्य मंडल, जिसे हम लोग मेसोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। पहली कौन थी, क्षोभ थी, फिर आपकी कौन आई, समताप आई, और तीसरी कौन आ गई, मध्य मंडल आ गई, ठीक है। यह तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है भाई, क्योंकि इसके ऊपर दो ही परत बची ना, कौन सी, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। तो कौन सी होगी आपकी, ये मध्य मंडल हो गई। इसका विस्तार 50 से 80, देखिए यहां तक जब गए थे तो 18 थी, यहां से यहां गए तो 50, कितना हो गया 50। अब यहां से यहां मतलब कौन सी परत हो गई, अरे सॉरी, चलिए तो हम एक बार फिर से बता देते। देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपका समताप मंडल, ये आपका आयन मंडल। तो पृथ्वी से यहाँ गए तो 18 गए, और फिर क्षोभ मंडल से ऊपर गए तो कितना गए, 50 गए। अब क्षोभ मंडल से ऊपर मध्य मंडल की तरफ जाएंगे तो 50 से 80 किलोमीटर जाते, कितना, 80 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाती हैं। देखिए पृथ्वी से अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो वे देखिए मैंने उल्का पिंड इसीलिए आपको दिखाया, ये देखिए पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है, एकदम घसता हुआ है कि हम जाके पृथ्वी पे एकदम अभिर जाएंगे ना, लेकिन ये अभिर नहीं पाता। अभिरता कहाँ है, ये अभिरता है आपके मध्य मंडल में, वहीं पर मध्य मंडल पर मतलब क्या होता है, जल जाता है, ठीक है ना। मध्य मंडल में आकर ही ये जैसे ही मध्य मंडल पर टकराया वैसे ही ये जल जाता है, पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा सब कुछ समझने में। चलिए तो ये है हमारा आयन मंडल, क्या आया, आयनोस्फेयर, जिसी को हम लोग ताप मंडल भी कहीं कहीं, ये इसी को आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी
मतलब कह दिया जाता है, तो इसको तापमंडल कहेंगे अगर, तो फिर इसको थर्मोस्फीयर कह देंगे, ठीक है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर, मैंने बताया ना, ये आपका क्षोभ मंडल, ये आपका समताप, ये आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन, फिर आपका बहिर, ठीक है, या वायुमंडल। तो इसका क्या होगा, ये पृथ्वी से ये 18 थी, ये 50 था, ये 50 से कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये 80 से ऊपर की मतलब 400 तक दिया गया है। ये आपका एनसीईआरटी की बात कही गई, एनसीईआरटी की बात बताई जा रही है, ठीक है। कहीं कहीं पर यही बात 640 तक दी गई, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 400 बताया गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी ही आप लोग फॉलो करें। 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। क्या करती है? वायुमंडल की यही परत हमारी रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने संचार उपग्रह आपको स्थापित करके दिखाया है कि इसी आयन मंडल पे ही, और जो हमारे रेडियो तरंगे हैं, क्या है, मान लीजिएगा यहाँ पर क्या है, रेडियो तरंगे हैं, और इनका क्या करते, परिवर्तित करके हमारे तक हमारी रेडियो मर भेजते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने फोन किया आपको, ठीक है ना, तो फोन आपके पास डायरेक्ट पहुंचता है। क्यों? ये जाता है पहले कहाँ, आयन मंडल पर, फिर वहां से पता करता है कि अरे क्या, मान लीजिए आप मुझे फोन किए, तो पता करता है कि अरे नेहा मैम कहाँ पर हैं, उनका फोन जल्दी जल्दी खोजता है कहाँ है, नहीं तो किसी और के भी फोन में जा सकता है, लेकिन आता किसके पास, नेहा मैम के फोन पे ही आता है। तो वहां से वो तरंगों को इस तरह भेजता है इतनी स्पीड से कि आप सोचिए, आप अपने कान पर फोन लगाएं और उतनी देर में वो सारी प्रक्रिया करके मेरे पास फोन आ भी जाता है, ठीक है ना। सोचिए, ये आयन मंडल पे सारी प्रक्रिया आपकी होती हैं। यहीं पर रेडियो तरंगे जो आप सुनते हैं ना एफएम रेडियो पर, तो सारी रेडियो तरंगे भी यहीं से आती हैं परिवर्तित होकर। आइए वायुमंडल, सबसे बाहरी परत, देखिए सबसे बाहरी परत वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, निर्धारित होगी तो वैसे, क्योंकि ये अंतरिक्ष में इतना ज्यादा फैल चुका है। देखिए यहाँ छोटा छोटा बढ़ता इतना, क्योंकि यही मानचित्र आपको पहले दिखाया तो छोटा सा था, अब यहाँ पर वायुमंडल की बात आई तो इसको बड़ा करके दिखाया गया है कि ये इतना फैल चुका है कि अब इसके आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके आगे भी कोई मंडल है क्या खोजने की, ठीक है ना। वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ये वाला पॉइंट आप रट लें, खा लें, चबा लें, कुछ भी कर लें, इसको एकदम निगल लें। और क्योंकि एग्जाम हॉल में ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वायुमंडल है, सबको लगता है कि ऊपरी परत में क्या पाया जाएगा, लेकिन पाया जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं आपके बीच में। आई होप कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और कुछ प्रश्न, जैसे कल का जो वीडियो गया था, शायद एक दो प्रश्नों के उत्तर मैं सही बोली, मतलब उत्तर मैंने वहां सही टिक किया, और बोल मैं शायद कुछ गलत दी थी, ठीक है ना। तो हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो क्या ऑक्सीजन मिलती है कि आपको नाइट्रोजन मिलती है? आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। हाइड्रोजन मत लगा देना, नाइट्रोजन मिलती है। क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.8 है, ठीक है। आइए, विदित जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? मैंने बताया ना, मैंने कहाँ पर आपको छतरी दिखाया था, कहाँ पर मैंने आपको इंद्रधनुष दिखाया, तो क्या कहेंगे आप? क्षोभ मंडल पर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर पर। इंग्लिश और हिंदी में दोनों याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रोपोस्फीयर ही केवल ऐसे लिख के आता है आपको, कहां पर? ऑप्शन में। तो अब आप ट्रोपोस्फीयर फिर इंग्लिश में देखने जाएंगे तो वहां हिंदी थोड़ी लिखी होगी, वहां भी ट्रोपोस्फीयर की इंग्लिश ही लिखी होगी, ठीक है। ध्यान देंगे इन सारी बातों को। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मैंने कहा समताप मंडल में आपके वायुयान भी उड़ाए जाते हैं और वहीं पर आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है। तो कहाँ बताएंगे? समताप मंडल पे, ठीक है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए
आदर्श माना जाता है क्योंकि, अब सारा पढ़े, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए माना जाता है। डी उत्तर इज राइट उत्तर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी होगी? तो आप कहेंगे देखिए समताप, मैंने क्षोभ मंडल में क्या बताया कि मौसम परिवर्तन होते हैं, आपका इंद्रधनुष दिखता है। समताप मंडल में मैंने बताया कि आपको क्या दिखता है, आप कहेंगे कि आपको ओजोन परत दिखती है, यहीं से हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने इसके बाद बताया मध्य मंडल, तो मध्य मंडल में क्या होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे कि मध्य मंडल में आपके उल्का पिंड आते हैं, तो वहीं पर वो बीच में रह जाते हैं। फिर आती है बात आयन मंडल की, ठीक है। आयन मंडल कहाँ है, तो आप कहेंगे आयन मंडल में। वायुमंडल से अब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वहां पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? मैंने बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर कौन है? वायुमंडल है। सबसे दूर तो यही है ना। सबसे ऊपर कौन सी है? वही है, पृथ्वी हमारी यहाँ है और सबसे ऊपर वायुमंडल है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो आप किसे बताएंगे कि संवहन मंडल, मैंने किसे बताया था कि इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल को आप बताई थी, पहले ही मैंने यही बात चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, संवहनी मंडल से भी परिवर्तित किए जाते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली ज्वालामुखी नहीं, वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप कौन सी पाई जाती है? ये आपकी पृथ्वी है, मैंने कहा 5 परतें पाई जाती हैं, क्या हो गई? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 परतें। मैंने कहा क्षोभ मंडल सबसे पहले पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? तो क्षोभ मंडल, देखो यहाँ पर इंग्लिश से आया, तो क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, एक्सोस्फीयर मतलब वायुमंडल, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो इसीलिए उतार चढ़ाव नहीं होता है जहां पर समताप मतलब समताप, वहां उतार चढ़ाव होता है नहीं, तो कहां पर नहीं होगा? समताप मंडल पर। आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल पर होती हैं? तो तुरंत आप लोग बता देंगे क्षोभ मंडल पर ही होती हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास समाप्त हुई और ये रहा जो शाम 6 बजे हमारी लाइव क्लास आती है और उन बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं एकदम। ये वीडियो शाम 6 बजे वाली एकदम ट्रेंडिंग में चल रही है, हर किसी के मोबाइल में हो सकता है देखने को मिल जाए, तो आप सभी लोग भी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसमें जरूर जुड़ने का पूरा प्रयास किया करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, कमेंट करके जरूर बताया करें आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग, ठंड बहुत ज्यादा है, ध्यान रखें और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।